अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, मैं आज पीबीएस क्लास 12th में फिजिक्स में चैप्टर ऑप्टिक्स पार्ट सेकंड के साथ हाजिर हूँ, जिसमें आज हम बोर्ड्स परस्पेक्टिव वे ऑप्टिक्स को डिस्कस करेंगे और अच्छे अच्छे खूबसूरत नोट्स भी बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज वेव फ्रंट एंड गिव इट्स टाइप्स। वेव फ्रंट क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या है। देखो, आप एज्यूम करो कि आपने किसी वाटर बॉडी में कोई स्टोन थ्रो की है। वाटर की सरफेस पे जहां पे वो स्टोन गिर जाएगी ना, आपको नजर आते हैं ना, वो वहां वो गोल रिपल्स निकलते हैं। और जो वो गोल निकल रहे हैं ना, वो क्या करते हैं, व्हाट आर दोज गोल्स। वो गोल्स क्या है? दे आर एक्चुअली पार्टिकल्स ऑफ द वाटर। वो कर क्या रहे, दे आर वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन। वो ऊपर भी चले जाते हैं, सरफेस पे आते हैं और फिर सरफेस ही नीचे आते हैं। मगर अगर एक पर्टिकुलर गोल, देखो वहां बहुत सारे गोल निकलते हैं। जो एक गोल निकलता है ना, वो एक्सपेंड होता है, फिर दूसरे गोल निकलता है, फिर निकलता है, फिर निकलता है, और जो पहले निकले होते हैं वो एक्सपेंड होते रहते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर गोल के पार्टिकल्स की नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट पार्टिकल्स है, वो हर एक पार्टिकल ना वाइब्रेट कर रहा है, और हर एक पार्टिकल जब वाटर सरफेस के ऊपर आता है ना, वो इकट्ठे आता है साइमल्टेनियसली। यानी जिस टाइम पे ये वाटर मॉलिक्यूल अपनी टॉप एक्सट्रीम पे आता है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल भी उसी टाइम पे अपने टॉप एक्सट्रीम पे चला जाता है, और ये वाटर मॉलिक्यूल भी उसी टाइम टॉप एक्सट्रीम पे चला जाता है। इसका मतलब ये है, जब वो वापस सरफेस पे आते हैं, वो साइमल्टेनियस इकट्ठे सरफेस से पहुंचते हैं, और वो नेगेटिव डायरेक्शन पे चले जाते हैं इकट्ठे, और डाउनवर्ड जो लोअर एक्सट्रीम है वो वहां पे भी पहुंचते हैं इकट्ठे। तो ऑसिलेशन का ऐसा हाल, जिसमें वो मीन पोजीशन पे इकट्ठे आते हैं, ऊपर भी इकट्ठे जाते हैं, टॉप पे इकट्ठे पहुंचते हैं, बॉटम पे इकट्ठे पहुंचते हैं। वी आर सेइंग दैट एवरी किसी भी टाइम पे हर एक पार्टिकल की पोजीशन सेम है और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम है, मीन उनका फेज सेम है। यानी इसका मैं कहूंगा दोज गोल्स क्या है, लोकस ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम, लोकस ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम विच वाइब्रेट विद सेम फेज। यानी उन पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की इन बिटवीन आपस में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होती, और उसी गोल को हम कहते हैं वेव फ्रंट। यानी वेव फ्रंट की डिफिनेशन अगर लिखेंगे आप बोर्ड्स में, आप लिखना it is the locus of particles of medium which vibrate which vibrate with same phase, which vibrate with same phase depending upon their shape they are classified as। यानी उनके जो टाइप्स हैं, नंबर 1 spherical wavefront, number 2 cylindrical wavefront, and number 3 plane wavefront। देखो, अगर किसी मीडियम में सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस पॉइंट होगा, और 3D में कोई, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 डायमेंशन में कोई पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस जो है, चाहे वो साउंड क्रिएट करेगा या लाइट वेव क्रिएट करेगा, अगर वो पॉइंट हो, उससे निकलने वाले वेव फ्रंट्स की शेप जो होगी वो स्फेरिकल होंगे। यानी हम मानेंगे कि इस सर जो हमारे पास कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, वहां लाइट निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स, ऐसे वो गोल की शेप में है, और वो गोल ऐसे है ना, स्फेरिकल है। यानी बिकॉज पॉइंट पार्टिकल की सिमेट्री स्फेरिकल होती है, और जो लाइन पार्टिकल ऐसे होगा, लाइन सोर्स होगा, उसकी सिमेट्री सिलेंड्रिकल होती है। रिसर्च में भी आपने पढ़ा था, जब लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आपने डाला था, आपने गॉसियन सिलेंडर डाला था, बिकॉज एक लाइन सोर्स का जो सिमेट्री है वो सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। यानी सबसे पहला पॉइंट हम बताएंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट को नहीं हम लिखेंगे, इट्स स्फेरिकल है तो ऑब्वियस बात है स्फेरिकल है।
यहां पे सोर्स पॉइंट है और यहां पे सोर्स लाइन है, पहला पॉइंट। यहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई वेरी कर रहा है आर स्क्वायर के साथ, और यहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई वेरी कर रहा है आर के साथ। शेप इसकी देखेंगे, हमारे पास पॉइंट सोर्स है, इसने दिया एक वेव फ्रंट और दिया एक वेव फ्रंट, यानी यहां से जो वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं सेफरिकल है, और एक यहां पे लाइन सोर्स बनाऊंगा मैं, यहां लाइन सोर्स बनाऊंगा मैं, वहां निकलेगा वेव फ्रंट ऐसे, फिर निकलता है वेव फ्रंट ऐसे, यानी यहां जो वेव फ्रंट निकल रहे हैं उनकी शेप सिलेंड्रिकल है। प्लेन वेव फ्रंट क्या है? जब सेफरिकल वेव फ्रंट बहुत दूर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बहुत दूर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ऑब्वियसली बात उस स्फीयर का कुछ पार्ट हम फ्लैट मान सकते हैं। जैसे हम अर्थ पर, हम इस टाइम जमीन पे है, तो जमीन क्या है सेफरिकल, लेकिन जो पार्ट ऑफ अर्थ हमें यहाँ ऑब्जर्व होता है वो तो फ्लैट है, बिकॉज अर्थ का रेडियस बहुत ज्यादा है। इसी तरह जब सेफरिकल वेव फ्रंट बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, उसका रेडियस बढ़ जाएगा, तो इसका एक पार्ट हम फ्लैट मान सकते हैं। या सिलेंड्रिकल के लिए भी ऐसी बात वैलिड है, जब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बहुत दूर जाएगा तो हम सिलेंडर का एक पार्ट फ्लैट मान सकते हैं, और उसी को कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट, यानी इट इज द पार्ट ऑफ, इट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ सेफरिकल oblique cylindrical wavefront observed at very very large distance। और यहां भी बताऊंगा इस केस में इंटेंसिटी डिपेंड करता है आर का पावर 0, मींस इन दिस केस इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। ये वेव फ्रंट है और इसकी टाइप्स है, इसके बारे में बहुत अच्छे ज्योमेट्रिक पैटर्न क्वेश्चन हम बहुत आ सकते हैं, लेकिन आपकी बोर्ड्स के लिए वो रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं अपना डिस्कशन बस इतने यहीं तक महदूद रखूंगा। वेव फ्रंट की डिफिनेशन और वेव फ्रंट की टाइप्स, और टाइप्स में से यहाँ लिखना सोर्स क्या है, इंटेंसिटी कैसे वेरी होती है, और उसकी डायग्राम बनाना, ठीक है ना। और यहाँ पर भी सोर्स क्या है, इंटेंसिटी कैसी वेरी है होती है, और उसके यहाँ डायग्राम बनाना। इसको लिखना यहाँ पर, ये वाला सोर्स प्रोड्यूस करता है ना सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, तो इसको लिखना ये लाइन सोर्स है यहाँ, और इसको लिखना ये यहाँ पॉइंट सोर्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल। सबसे पहला पॉइंट लिखोगे आप, वेव theory of light was first of all given by Huygens। Wave theory of light was first of all given by Huygens। असल में जो आप कहते हैं लाइट वेव है ना, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हो, ये तो बाद में मैक्सवेल ने डिस्कवर किया बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, लेकिन उससे पहले हाइगन ने ऑलरेडी बोला था कि जो लाइट है इट्स अ वेव एंड इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स, ठीक है ना। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट इज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय हाइगन एज पर हाइगन्स प्रिंसिपल। नाउ एज पर हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स प्रिंसिपल के लिहाज से हम इसको डिस्कस करेंगे 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो मेरे पास कोई प्राइमरी सोर्स है, ये मेरे पास प्राइमरी सोर्स है, ये पॉइंट भी हो सकता है, ये लाइन भी हो सकता है, ये प्रोड्यूस करता है, फॉर इसने एक वेव फ्रंट प्रोड्यूस किया ऐसे। अगर ये पॉइंट सोर्स है, ये तो सफर कर लेगा, मैं एक डायरेक्शन में दिखाऊंगा, और इसने ये प्रोड्यूस किया वेव फ्रंट, इसका नाम है प्राइमरी वेव फ्रंट। व्हाट इज वेव फ्रंट? इट इज द लोकस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। तो इस वेव फ्रंट पे ऑब्वियसली पार्टिकल्स है, यहाँ पर ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है। ये पार्टिकल अगेन वाइब्रेट करेंगे, जब ये वाइब्रेट करेंगे
तो ये प्रोड्यूस करेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। देखो प्राइमरी सोर्स ने प्रोड्यूस किया प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट पे हर एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है और एक्ट करता है सेकेंडरी सोर्स। ये वाले पार्टिकल एक्ट करते हैं सेकेंडरी सोर्स और फिर प्रोड्यूस क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। ये प्रोड्यूस करते हैं, इसका नाम है सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स को हम जब रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, देखो पहले पॉइंट सोर्स से लाइट यहां चली गई, अब यहां जो वेवलेट्स आए, इन वेवलेट्स को हम रेडियली आउटवर्ड टेंजेंट डालेंगे। इनको मैं रेडियली आउटवर्ड टेंजेंट डालूंगा, मैंने डाला इनको रेडियली आउटवर्ड टेंजेंट। देखिए ये वाला जो रेडियली आउटवर्ड टेंजेंट आपने डाला, ये अब बन जाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। मतलब प्राइमरी वेव फ्रंट वाइब्रेट कर रहा है, प्रोड्यूस करता है प्राइमरी वेव फ्रंट, प्रोड्यूस करता है प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी सोर्स वाइब्रेट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट पे हर पार्टिकल वाइब्रेट करता है, एक्ट करता है सेकेंडरी सोर्स और प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी वेवलेट। और सेकेंडरी वेवलेट्स को जब हम रेडियली आउटवर्ड टेंजेंट डालेंगे, वो बनाता है सेकेंडरी वेव फ्रंट। बिल्कुल इसी तरह से सेकेंडरी वेव फ्रंट के हर एक पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, एक्ट करेगा टर्शियरी सोर्स, प्रोड्यूस करेगा टर्शियरी वेवलेट्स, जिनको जब रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंट डालते हैं तो बनाएगा टर्शियरी वेव फ्रंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये बात हाइगन ने कही। एर्बन हाइगन प्रिंसिपल नंबर 1 पॉइंट, प्राइमरी सोर्स ऑफ मीडियम या प्राइमरी सोर्स जो कि लाइट का बुनियादी सोर्स होगा, जहां से लाइट एक्चुअली ओरिजिनेट हो जाएगी। प्राइमरी सोर्स वाइब्रेट and produces primary wave front. Number second point, each particle on primary wave front पे हर एक particle that vibrates, each particle on primary wave front vibrates, comma, acts as secondary source, वो एक्ट करता है सेकेंडरी सोर्स, मैंने अभी तशरीह की है इस बात की, एंड प्रोड्यूसेस सेकेंडरी वेवलेट्स to which the tangent in radially outward direction, to which the tangent in radially outward direction forms secondary wavefront. For the secondary wavefront. Third point, each point on secondary wavefront vibrates, comma, act as tertiary source, that act as tertiary source, produces tertiary wavelets to which the tangent in the radially outward
डायरेक्शन forms tertiary wavefront। ये रही आपकी हाइगेन्स वेव थ्योरी। फिर आपके बोर्ड्स में आता है यूजिंग हाइगेन्स वेव थ्योरी आपको एक्सप्लेन करना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और आपको एक्सप्लेन करना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दो में से एक आपके बोर्ड्स में आता है, दोनों नहीं आ सकते इकट्ठे। नाउ हम क्या करेंगे, अभी तक तो हाइगेन्स प्रिंसिपल है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, हम पढ़ रहे हैं हाइगेन्स वेव थ्योरी यूजिंग हाइगेन्स वेव थ्योरी। आप क्या करोगे, हमने एक प्लेन मिरर बनाया, डायग्राम को समझना, बाकी दो स्टेप्स के ओनली डेरिवेशन। और यहां से ये वेवफ्रंट मैंने बनाया, इसको मैं लिखूंगा इंसिडेंट वेवफ्रंट। और इंसिडेंट वेवफ्रंट जो मिरर के साथ एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कहते हैं। अब मैंने रे बनाई यहां पर है, इस रे का नाम मैं 2 डालूंगा, इस रे का नाम मैं 1 डालूंगा। ये रेज मेरे क्या है, ये रेज मेरे इंसिडेंट रेज है। और इंसिडेंट रेज, रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेवफ्रंट। इंसिडेंट रेज हमेशा एंगल 90 बनाएंगे वेवफ्रंट के साथ, ठीक है। अब देखिए, अभी ये रे 1 इस मिरर को स्ट्राइक होगी और रे 2 को स्ट्राइक होना अभी बाकी है। फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट है, ये रे सेकंड अभी मिरर को स्ट्राइक नहीं हुई, पॉइंट एम पे आई और अब ये स्ट्राइक होगी। फॉर एग्जाम्पल कुछ देर के बाद अब ये रे, कुछ देर के बाद अब ये रे इधर आएगी और इसको स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करेगी पॉइंट बी पर। फॉर एग्जाम्पल टाइम टी में तब तक इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा सी इंटू टी। सी इंटू टी जो है वह है डिस्टेंस, बिकॉज डिस्टेंस होता है बराबर स्पीड इंटू टाइम टी। टाइम टी में ये रे यहां से यहां तक पहुंची तो विद द स्पीड ऑफ लाइट तो डिस्टेंस ट्रेवल जो आएगी एम बी वो आएगा सी इंटू टी। तब तक क्या हुआ होगा, ये तो अपनी जगह तो नहीं रहा होगा, उतने ही टाइम में ये इस डायरेक्शन में, उतने ही टाइम में ये इस डायरेक्शन में जाएगी, रे इस डायरेक्शन में, ये रिफ्लेक्ट होकर यहां जाएगी। जब ये यहां पे पहुंची तो ये अभी यहां थी। फॉर एग्जाम्पल इसको यहां से यहां तक टाइम लगा टी टाइम में से डिस्टेंस ट्रेवल किए सी इंटू टी। ये रे जो वापस आई ना उतने ही टाइम में ये भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सी इंटू टी, बिकॉज मीडियम जिसमें वापस आ रही है वो तो सेम है, रिफ्लेक्शन में तो मीडियम सेम है। तो तब तक देखो ये यहां थी, ये यहां थी, जब तक इसने यहां से यहां डिस्टेंस ट्रेवल किया ना सी टी, उतने ही टाइम में तब ये यहां से यहां तक जाएगा सी टी। फॉर एग्जाम्पल ये रे तब यहां से लेकर या लेट इट बी एन पॉइंट तक आया। मतलब ये है जिस टाइम ये रे फर्स्ट सेकंड यहां आई उस टाइम ये वाली रे यहां आई। अब मैंने इनको मिलाया, ठीक है ना, मिला के जो मुझे बना दैट इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो मिरर के साथ एंगल बनाएगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। और ये वेव फ्रंट इसके साथ 90 बनाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखो क्या होगा, ये रे इसके बाद यहां जाएगी इस डायरेक्शन में, यानी जब एम पे ये पहुंची थी तब ये बी पे थी, अब ये रे यहां से जाएगी ऐसे, ये रे इधर से आएगी इधर से जाएगी। इसका नाम 2 था, इसका नाम 2 डेज डालूंगा। इसका नाम 1 था, रिफ्लेक्ट होकर मैं इसको 1 डेज डालूंगा। और 1 डेज और 2 डेज जो मेरे पास है ये इंसिडेंट रेज नहीं है बल्कि रिफ्लेक्टेड रेज है, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए अच्छी तरह से,
तो यहां पे देखिएगा, आप दो ट्रायंगल्स को लेना। इन ट्रायंगल, पहले आपने डायग्राम क्लियरली बनाई, ठीक है ना। उसके बाद आप लिखना इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए एन बी, ये वाला ट्रायंगल ए एन बी, जो कि यहां पे 90 डिग्री बना रहा है, ए एन बी। फिर लोगे आप ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, sorry, it's AMB, it's AMB, then it's triangle ANB, ANB, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स है। यहां से आप साइन आई का वैल्यू निकालोगे और यहां से आप साइन आर का वैल्यू निकालोगे। साइन आई किसके बराबर है, देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अगर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये तो आपका 90 है, तो ये बेस बनेगा और ये बनेगा हाइपोटेन्यूज, सॉरी इट इज परपेंडिकुलर, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। ऑब्वियस सी बात है कि जो इस एंगल के अपोजिट होगा वो परपेंडिकुलर है, बिकॉज 90 एंगल है और ये बेस है। तो साइन बनेगा, साइन आई बनेगा परपेंडिकुलर बाय बेस। मेरे पास परपेंडिकुलर कितना है, एम बी, बेस सॉरी साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। मेरा परपेंडिकुलर एम बी है और मेरा हाइपोटेन्यूज ए बी है। इट्स एम बी बाय एम बी perpendicular by hypotenuse AB, so it's MB by AB। मगर MB डिस्टेंस आपने अभी देखी, MB डिस्टेंस बराबर है C into T, where C the speed of light is C into T, यानी implies जो मेरे पास sin of I है वो CT by AB है। इक्वेशन नंबर 1। अब sin R देखो, साइन होगा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, AN। अच्छा, तब तक उतने टाइम में इसने भी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी, ऑब्वियस सी बात है, ये डिस्टेंस भी अगर आप चेक करोगे ये भी CT होगी, बिकॉज जितना टाइम इसको यहां से यहां तक मिला उतने टाइम यहां भी मिला, तो सेम टाइम में सेम स्पीड है और डिस्टेंस भी सेम होगी। यानी साइन ऑफ आर आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और मेरे पास परपेंडिकुलर AN आएगा और हाइपोटेन्यूज AB आएगा, वो आएगा AN बाय AB। मगर एन डिस्टेंस आपने अभी देखा एन बी CT के बराबर है, इंप्लाइज हमारा साइन आर बराबर है CT बाय AB। इक्वेशन सेकंड, अगर आप फर्स्ट और सेकंड को देखोगे, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड को देखा, LHS दोनों का, RHS दोनों का सेम है, CT बाय AB, यहां भी CT बाय AB। तो जब RHS दोनों का सेम है तो उनका LHS भी सेम होगा, implies my sin I is equal to sin R, implies my I is equal to R. So this proves, यहां पे हमारे पास ये प्रूव हो गया, यानी मैं लिखूंगा sin I is equal to sin R implies I is equal to R। तो hence proved, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इस लॉ ने प्रूव कर डाला, हाइगन प्रिंसिपल ने लॉ प्रूव कर डाला। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग, ऑब्वियसली बात है ये तो हमें पता, यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। डायग्राम बनाना बाकी बहुत सिंपल है। मैंने यहां इंटरफेस बनाया, इंटरफेस हो गया सरहद जो दो मीडियम को सेपरेट करेगा। यहां मीडियम बनाया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, यहां मीडियम बनाया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। लेफ्ट में मान के चलता हूं μ2 μ1 से ज्यादा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो तो डेंसर मीडियम है, ऑब्वियसली बात, ये डेंसर है, ये रेयर है। अब देखो आराम से, यहां से लाइट आई, मैं बोलूंगा ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट WF हो गया, इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो ये रेज जो बनाऊंगा मैं 1 और 2, ये है इंसिडेंट रेज, और रे ऑफ लाइट हमेशा वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर होता है, और ये जो मैंने बनाए एंगल ऑफ इंसिडेंस आए हैं। अब देखिए
कुछ देर के बाद ये रे इधर जाएगी, इधर आएगी, कुछ देर के बाद ये रे इधर आएगी। फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ये एम है। फॉर एग्जाम्पल यहां से लेकर यहां तक इसको टाइम लगा, बी तक इसको टाइम लगा, यहां से यहां तक इसको टाइम लगा टी। तो टाइम टी में जो इसे डिस्टेंस ट्रेवल की होगी वो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, दैट्स v1 इनटू टी। v1 इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हैविंग रिफ्लेक्ट इंडेक्स में 1, वो आएगा v1 इनटू टी। तब तक आप देखिएगा ये वाला पॉइंट तो उस टाइम वहां रहा नहीं होगा। जब ये रे ऑफ लाइट इधर आई थी तो तब ये रे सेकंड इधर आई थी। अब इस रे को यहां तक टाइम टी में डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा v1 इंटू टी। तो ये उतने टाइम में डिस्टेंस कुछ ट्रेवल करेगा v2 इंटू टी, और वो डिस्टेंस v1 टी से v1 इंटू टी से कम होगा, बिकॉज ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में स्पीड कम होती है। तो उसी टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा v2 इंटू टी, क्योंकि v2 v1 से कम है तो इसलिए वो डिस्टेंस कम होगी। मगर मुझे दिखाना पड़ेगा इट विल बैंड। देखो रे ऑफ लाइट ऐसी जा रही है, अगर ऐसी दिखाऊंगा तो ये बैंड नहीं हो रही है। अब ये रेयर से डेंसर आ रहा, थोड़ा ऐसे बैंडिंग दिखाऊंगा, ऐसे मुझे थोड़ा ऐसे थोड़ा बैंडिंग दिखाना पड़ेगा। यानी तब तक इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की होगी इस मीडियम में वो आएगा v2 इंटू टी। अब ये रे ऑफ लाइट इधर आएगी और ये मुझे बना रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इंटरफेस के साथ एंगल बनाता है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहां पे भी दिखाऊंगा रे। अब क्या है, ये रे अब जो ही यहां से निकलेगी अवे फ्रॉम इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी। इसको परपेंडिकुलर होना है। ये 2 है, ये 2 डेज बनेगा, और ये 1 है, ये 1 डेज बनेगा। और ये रे हमारे पास अब रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रेज है। अगर आप यहां देखोगे इस पॉइंट को मैंने m रखा नाम, इसको रखूंगा n नाम। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, बिकॉज रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। तो अब मैं क्या करूंगा, इन ट्रायंगल AMB, फिर देखूंगा मैं इन ट्रायंगल ANB। ANB में मैं साइन आई निकालूंगा, ANB में साइन आर निकालूंगा, इज इक्वल टू AMB। देखो AMB, तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर, ये मेरे पास एंगल है, और ये मेरे पास परपेंडिकुलर बनेगा, और ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज बनेगा। परपेंडिकुलर मेरा कितना v1 इंटू टी, हाइपोटेन्यूज कितना AB। तो साइन आएगा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। गौर से देखना, अगर मैं जल्दी इस टाइम जा रहा हूं आपको आपके नाप करने के लिए, तो आप इसको वीडियो को अगेन यहाँ देख सकते हैं। देखो परपेंडिकुलर यहाँ है, तो ये तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, ये एंगल है, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है, और ये बेस है। तो साइन आएगा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज v1 into t by hypotenuse AB, v1 into t by hypotenuse AB। लेट मी से दिस इक्वेशन 1। इसी तरह यहाँ पे साइन आर देखो, परपेंडिकुलर, दैट इज v2 into t by hypotenuse। सो इट इज, देखो सी हियर इट इज परपेंडिकुलर एंड इट इज हाइपोटेन्यूज। सो टेल सी हियर, अच्छी तरह से देखो आप, साइन आर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना v2 into t by hypotenuse AB। इक्वेशन सेकंड, आप क्या करोगे, आप डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, इन दोनों को डिवाइड करो, मुझे क्या मिलेगा, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू AB कैंसिल आएगा। देखो वो v1 इंटू टी बाय AB डिवाइडेड बाय v2 इंटू टी बाय AB। अब देखो AB कैंसल, T कैंसल, वो बनेगा v1 बाई v2। यानी इसका मतलब ये है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 बाई v2। जो v1 है
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 वो बराबर है स्पीड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ये c बाई म्यू 2। सी कैंसल उल्टा हो जाएगा, होगा म्यू 2 बाई म्यू 1। इंप्लाइज मुझे क्या मिला, मुझे मिला साइन आई डिवाइड बाई साइन आर का वैल्यू मुझे म्यू 2 बाई म्यू 1 मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मतलब है म्यू 1 साइन आई इज इक्वल म्यू 2 साइन आर। सो हैंस प्रूव्ड, यही तो मेरे पास सिनेरियो है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना, इससे मैं पानी पीता हूँ ना। पास पास बिल्कुल मतलब कोई बात नहीं, पानी पीऊँ। म्यूट करते हैं। चलिए पानी पिया। देखो ये मेरे पास हाइगन वेव थ्योरी थी, क्या कहता है, और ऐसे थ्योरी, इस थ्योरी को यूज करके हम कैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हमने कैसे डिराइव किया। लेकिन यहाँ मैं एक थ्योरेटिकल पॉइंट लिखूंगा, वो ये है हाइगन्स वेव थ्योरी एक्सप्लेन, क्या क्या चीज इसने एक्सप्लेन किया। नंबर 1 इसने एक्सप्लेन किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा इसने किया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इसने एक्सप्लेन किया इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या इंटरफेरेंस। बट इट फेल टू एक्सप्लेन, ये फेल हो गया किस, टू एक्सप्लेन पोलराइजेशन। पोलराइजेशन से एक्सप्लेन नहीं किया, और ना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया। ऑब्वियसली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे करता है, ये तो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो गया। ये मैं थ्योरेटिकल पॉइंट फिर भी मैंने मेंशन किया है, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट आंसर है, वेरी शॉर्ट आंसर आपसे पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरफेरेंस। अगर हमारे पास दो वेव्स, द सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू वेव्स, उनकी शराइत है उन वेव्स की, उसके लिए शर्त है हैविंग, उन वेव्स का होना चाहिए same frequency, the superimposition of two waves having same frequency,
in which जिस फिनोमेनन में क्या होता है, redistribution of energy takes place, जिसमें एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट होती है, जहां से एनर्जी गायब होती है वहां डार्क फ्रिंज बनता है, और जिधर एनर्जी जाती है, जिधर एनर्जी जाता है तो वहां ब्राइट फ्रिंज बनता है। यानी जो दो वेव्स मिलेंगे, जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसका एम्पलीट्यूड या उसकी इंटेंसिटी वो तो इंडिविजुअल वेव्स के कंपैरिजन में इस तरह रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ताकि जिस साइड से एनर्जी चली गई हो वहां पे अब एनर्जी कम रहेगी, और जिधर वो चली गई हो वहां एनर्जी रीअपियर हुई, यहां से एनर्जी डिसअपियर हुई, वहां एनर्जी रीअपियर हुई, ओवरऑल एनर्जी कांस्टेंट रही, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं होता है। इसलिए मैंने लिखा एनर्जी जस्ट गेट्स रिडिस्ट्रीब्यूटेड। यहां पे एक फॉर्मूला में देता हूं, मुझे डेरिवेशन नहीं दिखानी इस बात की। जो हमारे पास दो वेव्स हैं, लेट अस कंसीडर टू वेव्स। मैं दो वेव्स को कंसीडर करूंगा। एक वेव है y1, उसका एम्पलीट्यूड है a1, फिर साइन ओमेगा टी माइनस के x1। दूसरी वेव है y2, वह है a2, वो साइन ओमेगा टी माइनस के x2। ठीक है ना। ये दो ऐसी वेव्स है जिनके बीच में पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, मीन्स x1 माइनस x2 पाथ डिफरेंस आता है, और फेज डिफरेंस है। देखो ये सारा फेज कहलाता है, ये सारा फेज कहलाता है। अगर मैं फेज डिफरेंस निकालू यहाँ पे ओमेगा टी डिफरेंस में तो खत्म होगा, यह आएगा के x1, यह आएगा के x2, यानी जो इन दोनों में फेज डिफरेंस आएगा वो आएगा जिसको डिनोट किया जाएगा डेल्टा फाइव से, और वो बराबर आएगा के टाइम्स डेल्टा एक्स, के x1 माइनस के x2, दैट्स के टाइम्स डेल्टा एक्स। ठीक है ना। वेयर के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा इज वेवलेंथ इनटू डेल्टा एक्स। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। असल में मुझे यहाँ इसको ना विदाउट डेरिवेशन कुछ चीजों को मुझे कंक्लूड करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा कंप्रेस कर रहा हूँ। आप बोर्ड पे बिल्कुल इतना ही याद रखोगे। तो मैंने दो वेव्स दिखाई, इसका फेज है ओमेगा टी माइनस के x1, इसका फेज है ओमेगा टी माइनस के x2। इनके बीच में अगर फेज डिफरेंस निकालोगे ना, ओमेगा टी कैंसिल होगा, या के x1 फिर माइनस के x2। ठीक है ना। तो यह के x2 माइनस के x1 ऑब्वियसली, तो के निकलेगा कॉमन, x1 माइनस x2 निकलेगा डेल्टा x, यानी जो फेज डिफरेंस आएगा वो आएगा के टाइम्स डेल्टा x। और डेल्टा x, व्हाट इज द डेल्टा x? दैट इज द पाथ डिफरेंस। नाउ जब ये वेव्स सुपर इंपोज हो जाएंगे, जब ये सुपर इंपोज हो जाएंगे, देन जो वहां से रिजल्टेंट वेव आएगी, उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ए बराबर है, और उस रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी आई बराबर है। What is A? A is the amplitude of the resultant wave formed by the superimposition of these two waves. वो बराबर है अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos ऑफ डेल्टा फाइव। और इंटेंसिटी बराबर है, इंटेंसिटी बराबर है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी बराबर है i1 प्लस i2 प्लस ट्वाइस रूट ऑफ i1 i2। और साथ में इसको है, थोड़ा साफ लिखेंगे यहां पे, जो वहां इंटेंसिटी है वो बराबर है i1 प्लस i2 प्लस ट्वाइस रूट ऑफ i1 i2 cos ऑफ डेल्टा फाइव। ठीक, ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है और रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी है।
अब हमें डिफरेंशिएट करना है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच में। देखो आराम से, मैंने लाइन डाली है, इधर मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इधर मैं लिखूंगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में हर एक पॉइंट जो मैं यहां बताऊंगा वो इंडिविजुअली अलग शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर या ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है आपके बोर्ड से। पहला पॉइंट, इट इज ऑब्जर्व्ड, ये कब ऑब्जर्व होता है? व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज ट्वाइस एन पाई। ये तब होता है जब दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस आएगा ट्वाइस एन पाई। और ये कब ऑब्जर्व होता है? इट इज ऑब्जर्व व्हेन फेज डिफरेंस इज ट्वाइस n माइनस 1 पाई। एग्जाम्पल, जहां n स्टार्ट होता है 0 1 2 3 सो ऑन, वेयर यहां n स्टार्ट होता है 1 2 3। एग्जाम्पल, अगर डेल्टा फाइव बराबर आएगा, एग्जाम्पल अगर डेल्टा फाइव बराबर आएगा, जरा 0 डालो तो 0 बनेगा, 1 डालो वो तो 2 पाई बनेगा, 2 डालो वो 4 पाई बनेगा। यहां पे देखो 1 डालो वो तो बनेगा पाई, 2 डालो 2 to 4 माइनस 1 हो गया 3, होगा 3 पाई, 5 पाई। सिमिलरली यानी यहां ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, वहां इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। ये अब इस कंडीशन में ऑब्जर्व होता है और इस कंडीशन में ऑब्जर्व होता है। यहां पे क्या होता है, जो इंटेंसिटी आए है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये पहले रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, वो बनता है बराबर a1 प्लस a2 के बराबर, यानी दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर। डेराइव भी कर सकते हैं हम। यहां पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बन जाता है a, वो बन जाता है a1 माइनस a2। यह है a का मैक्सिमम वैल्यू और यहां a का मिनिमम वैल्यू आता है। यानी a क्या है? रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, यहां मिनिमम आता है या मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम आता है। एंड थर्ड, यहां पे इंटेंसिटी बन जाती है I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस रूट ऑफ I1 I2, और यहां पर इंटेंसिटी बन जाता है I1 प्लस I2 माइनस ट्वाइस रूट ऑफ I1 I2। ठीक है ना? और ये इंटेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू आता है, यानी जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वहां रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी मैक्सिमम आता है, और जहां डिस्ट्रक्टिव वहां पे इंटेंसिटी मिनिमम। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम आती है, तो हम लाइट में कहते हैं कि वहां ब्राइट फ्रिंज बनता है। और ये हम आगे भी यंगेस्ट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंट्रोड्यूस करेंगे ये लैंग्वेज। और जहां जिस पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई होती है वहां चिनाची इंटेंसिटी मिनिमम होती है, वहां हम कहते हैं कि वहां डायरेक्ट फ्रिंज बन जाता है। तो ये आपके बोर्ड्स के लिहाज से इतना आप याद रखोगे मेहरबानी करके। इस पे एक दो ऑब्जेक्टिव्स हम एंड पे लेंगे, उस पे मैं कोई और फॉर्मूला भी आपको याद कराऊंगा, लेकिन वो उसी ऑब्जेक्टिव में आप याद रखोगे। अगर बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, बस आप डिफरेंशियल लिखना, दो वेव्स को कंसिडर करना, थोड़ा इंट्रोडक्शन देना, और इस इंट्रोडक्शन के बाद डिफरेंस, इनमें डिफरेंस लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस? टू सोर्सेस व्हिच प्रोड्यूस लाइट वेव्स whose phase difference does not change with time। यानी इस सोर्स ने लाइट वेव प्रोड्यूस की, इस सोर्स ने लाइट वेव प्रोड्यूस की। प्रोड्यूस करते समय जो इनके बीच में फेज डिफरेंस थी, अगर टाइम के साथ वो फेज डिफरेंस चेंज नहीं हो जाएगी, अगर वो टाइम के साथ फेज डिफरेंस चेंज नहीं हो जाएगी, तब हम कहेंगे
कि ये दो वेव्स, ये दो सोर्स जो है कोहेरेंट सोर्स है। These are the sources which produce, ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, लाइट वेव्स, या प्रोड्यूस हमारे पास लाइट सोर्स है यहाँ पर, यानी कोहेरेंट लाइट सोर्स है। अगर साउंड की बात है तो वहां साउंड की बात करेंगे। तो these are the sources which produce light waves whose phase difference does not, जिनकी फेज डिफरेंस does not change with time, टाइम के साथ चेंज ना होती है, ऐसे सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। कोहेरेंट सोर्स है, यानी जो दो लाइट वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगे उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी ना तो टाइम के साथ फेज डिफरेंस फिर चेंज हो जाएगी, जो कि बीट्स में आपने 11th में भी सुना है पूरा। बहरहाल इतना आप याद रखिए अपने बोर्ड्स के लिए, ठीक है ना। बेस्ट सोरेंट को लेजर लाइट इज बेस्ट कोहेरेंट सोर्स, बेहतरीन कोहेरेंट सोर्स आप याद रखोगे लेजर लाइट होता है। अब क्या दो सेपरेट बॉडीज कोहेरेंट हो सकते हैं? इस शर्त, इस बहस में मुझे यहां नहीं पढ़ना है, क्लासरूम में आपको बोला गया, लॉयड मिरर भी बोला गया है, ठीक है, लॉयड मिरर एपेक्स भी बोला गया, ये सारी कहानी मैंने क्लास में बोली, लेकिन आप बोर्ड्स के लिए बस इतना याद रखोगे। अगर आपको बोला जाएगा कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, आप अदब एहतराम के साथ ये लाइनें लिखोगे, छपाओगे, आपको बराबर मार्क्स आने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव ब्रीफ अकाउंट ऑन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट असल में इस चैप्टर की रूह वेव ऑप्टिक्स की, which covers almost 70 or 80% of this chapter। लेकिन बदकिस्मत से, लेकिन या आप लोगों की खुशकिस्मत से, इसका जो भी मैथमेटिक्स पार्ट था, डेरिवेशन पार्ट था, वो बोर्ड से डिलीट ही कर डाला, ठीक है ना। अब बस आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। यानी सबसे पहला पॉइंट जो आप यहां याद रखोगे इसके लिए, इन दिस एक्सपेरिमेंट interference is observed, ठीक है ना, इसमें इंटरफेरेंस ऑब्जर्व होता है। ब्राइट फ्रिंज बनते हैं वेयर, उन जगहों पे जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, एंड डार्क फ्रिंज बनते हैं वेयर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑकर्स, ठीक है ना। तो यहां पर मैं ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाऊंगा इसका। अब मैं इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाऊंगा, यहां पर ऐसे दो स्लिट्स है, इस स्लिट का नाम S1 है और इस स्लिट का नाम S2। दो स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये स्मॉल डी है, स्मॉल डी इज सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स। और यहां पर हमारे पास स्क्रीन है, स्लिट्स और स्क्रीन में जो दूरी है वो कैपिटल डी है, और ये एक सेंटर लाइन है। यहां पे एक सोर्स है, लाइट सोर्स है, मगर वो सोर्स कौन सा है, कोहेरेंट सोर्स है। या अब देखो
यहां से लाइट वेव आएगी और यहां से लाइट वेव आएगी। ये दो लाइट स्क्रीन के डिफरेंट पॉइंट्स पे मिलेंगे और वहां इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे। लेट इट बी, मैंने कोई ऐसा पॉइंट लिया, ऐसा कोई पॉइंट लिया जो सेंटर ऑफ द स्क्रीन से y के दूरी पर है, ठीक है। और अब जो यहां से लाइट वेव आएगी और यहां से लाइट वेव आएगी, ठीक, ये दो लाइट वेव्स यहां पे इंटरफेरेंस दिखाएंगे, ठीक है ना, और बनाएंगे इंटरफेरेंस पैटर्न, ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज। ये मैंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप थोड़ा दिखाया इसका। अब ब्राइट कहां कहां बनेगा उसका y निकालेंगे, डार्क कहां कहां बनेगा उसका y निकालेंगे। डेरिवेशन नहीं करनी, रिजल्ट याद रखने। तो सबसे पहली बात, हम निकालेंगे पोजीशन ऑफ, किसकी पोजीशन, ब्राइट फ्रिंज की, ब्राइट फ्रिंज की। किसकी पोजीशन, डार्क फ्रिंज की। क्लास में ये सारा डिस्कशन हुआ था, हमें यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट लिखने हैं, कोई भी डिस्कशन में नहीं जाना है। ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगा, यानी पोजीशन मींस जहां ब्राइट फ्रिंज बनेगा ना, सेंटर ऑफ द स्क्रीन से वो कितनी दूरी पे है। हमने तो क्लास में वो एंगल भी निकाला था ना, एंगुलर फ्रिंज, एंगुलर पोजीशन भी हमने निकाली थी, लेकिन यहाँ एंगुलर आपको याद नहीं रखना, पोजीशन y का वैल्यू। यहाँ y ब्राइट, सर किस ब्राइट का, nth ब्राइट का। यहाँ y डार्क, सर किस डार्क का, nth डार्क का। फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, इस तरह फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, 0th ऑर्डर ब्राइट, इसके लिए पोजीशन होती थी। n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, इसके लिए आता था ट्वाइस n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D बाई 2d। वेयर पता है n स्टार्ट होता है 0 1 2 3, यहां पता है n स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4। फर्क आपको फर्स्ट डायरेक्ट का y निकालना है, यानी सेंटर से कितनी दूर है, तो n का वैल्यू 1 डालो, ये फॉर्मूला हमें देगा। व्हाइल लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, यानी जो हम लाइट यहां यूज कर रहे हैं ना, ये लाइट यूज कर रहे हैं, वेवलेंथ उसकी लैम्डा है। इसके बाद मैं यहां बात करूंगा फ्रिंज विड्थ का। व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? इट इज द सेपरेशन बिटवीन, it is the separation between the centers of two consecutive bright fringes over the dark fringes. इट्स द सेपरेशन बिटवीन, यानी पहला ब्राइट फिर सेकंड ब्राइट, पहला ब्राइट का और सेकंड ब्राइट के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो फ्रिंज विड्थ है। या सेकंड ब्राइट और थर्ड ब्राइट, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट्स के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो फ्रिंज विड्थ है। या दो कंसेक्यूटिव डार्क्स के सेंटर्स में जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो भी फ्रिंज विड्थ है। और ये हम प्रूव कर सकते हैं, हमने क्लास में किया है, आपकी बोर्ड्स में इससे पहले सिलेबस में हुआ करता था, लेकिन एक लास्ट साल से ये बोर्ड्स में डिलीट हुआ है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ रिजल्ट लिखूंगा। फ्रिंज विड्थ को डिनोट करते हैं बीटा के साथ, ये होता है लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, while capital D is the distance between the slits and the screen and small d is the distance between the two slits। ये रहा आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। थोड़ा मैंने लिखा इसमें होता क्या है, ब्राइट कब बनता है, डार्क कब बनता है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाया, और उसके बाद विदाउट डेरिवेशन ये रिजल्ट लिखा है, आपको याद रखना है। बोर्ड्स में इसकी डेरिवेशन सिलेबस से डिलीट होगी। उसके बाद व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो कोहेरेंट सोर्स से लाइट वेव्स निकलती है, ठीक है ना, वहां से स्क्रीन पे जब वो मिलते हैं, सुपर इम्पोजिशन दिखाते हैं, इंटरफेरेंस बनाते हैं, वो इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे कायम दायम रहे, उसको कैसे और सजाया जाए, ठीक है ना,
सजा भाई, सजाने का मतलब यह है कि डार्क फ्रिंज ज्यादा डार्क बने और ब्राइट फ्रिंज ज्यादा ब्राइट बने। मुझे तफसीली इस डिस्कशन में नहीं जाना है, बस आप इतना याद रखना, 3 कंडीशन लिखना बस डायरेक्ट। पहली कंडीशन लिखना, सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट। अगर कोहेरेंट नहीं होगा, इनकोहेरेंट होगा, फ्रिंज पैटर्न जो है वो खत्म होता है। मुझे इस टाइम एक्सप्लेन नहीं करना है कैसे खत्म होता है, मेहरबानी करके इसको याद रखना रूल्स के लिए। सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट। नंबर 2, लाइट यूज्ड मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक, जो लाइट होनी चाहिए मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, ऑफ वन वेवलेंथ। आइदर ब्लू यूज करो और रेड यूज कर लो। जब डिफरेंट कलर्स इकट्ठे यूज करोगे वहां ओवरलैपिंग का फ्रिंज बन जाएगा, तो जो आपका इंटरफ्रेंस पैटर्न है वो वहां पे खत्म हो जाएगा, वो अपनी प्योरिटी खत्म कर लेगा। यहां पे तीसरा पॉइंट, दो वेव्स के दरमियान जो इंटेंसिटी, अच्छा, जो हमारे पास फ्रिंज विड्थ होता है वो लैम्डा कैपिटल डी पर स्मॉल डी है। अगर कैपिटल डी ज्यादा होगा, मींस डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन ज्यादा होगा, उससे क्या होगा, फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी। जब मोटाई बढ़ जाएगी तो फ्रिंज ज्यादा विजिबल हो जाएंगे। तो ये मैं लिखूंगा, डिस्टेंस बिटवीन slits and screen should be large and distance between slits, इस डिस्टेंस को मैं कैपिटल डी से डिनोट करता था बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। नाउ डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, यानी दो स्लिट्स के आपस में डिस्टेंस वो नहीं चाहिए, शुड बी स्मॉल, यानी बड़ा डी बड़ा होना चाहिए, छोटा डी छोटा होना चाहिए। ये 3 कंडीशन आप लिखना है। यहां पे एक ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है आपके बोर्ड्स में इस पॉइंट के रिलेटेड। इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड, व्हाइट लाइट तो मोनोक्रोमेटिक है नहीं, वो तो पॉलीक्रोमेटिक है, विब वायर, ठीक है ना। इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन YDSC या यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट, देन जो मेरे पास सेंट्रल फ्रिंज है, जो मेरे पास सेंट्रल फ्रिंज है वो बन जाता है व्हाइट। ये मेन पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड्स में आ सकता है क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफ्रैक्शन व्हेन इट इज ऑब्जर्व्ड। डिफ्रैक्शन क्या है? देखो, आप किसी कमरे में बैठे और मैं किसी दूसरे कमरे में बैठा हूं और हम उसकी दीवार में एक सुराख कर लेंगे। अगर मैं अपना माउथ सुराख के सामने रखूंगा और मैं बात करूंगा, बात क्या है? साउंड है, साउंड वेव है। क्या वो मेरी बात सिर्फ वो स्टूडेंट सुन पाएगा जो सुराख के बिल्कुल अपोजिट है? नो, जो वहां बैठा होगा वो भी तो सुन पाएगा, वो भी तो सुन पाएगा। इसका मतलब है जो लाइट, जो ये साउंड वेव है, ये इस सुराख के अराउंड अब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन में पास नहीं चल नहीं रहा है। ये साउंड वेव क्या है? ये इस ऑब्स्टेकल, इस होल के पेरिफेरी के अराउंड क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गया, बेंड हो गया, और इसी डिफ्लेक्शन कहते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या है? डिफ्रैक्शन is the bending of waves around obstacle। और मैं यहां इसके मतलब एक पॉइंट बताऊं, डिफ्रैक्शन इज द प्रॉपर्टी शोन बाय ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स। जो वेव डिफ्रैक्शन नहीं दिखाएगी वो वेव की लिस्ट में से ही खत्म होती है। पोलराइजेशन वेव्स दिखाती है लेकिन हर कोई वेव नहीं दिखाती है। साउंड वेव पोलराइजेशन नहीं दिखाएगी। पोलराइजेशन जो प्रॉपर्टी है वेव्स की, वो ओनली ट्रांसवर्स वेव दिखाती है। पर कोई वेव क्या वेव ही हो सकती है अगर वो डिफ्रैक्शन ना दिखाए? फिर डिफ्रैक्शन नजर आना अलग बात, हमें कोई चीज नजर नहीं आएगी, इसका मतलब ये नहीं कि वो होता नहीं। डिफ्रैक्शन
is observed. पहले diffraction is the property. Diffraction is the property. Is the property. Shown by all types of waves. ठीक है ना? एवं जो आपके मैटर वेव्स है, डी ब्रॉगली वेव्स, वो भी तो डिफ्रैक्शन दिखाती है. उसके बाद ऑब्जर्व कब होते हैं? ये डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व कब होता है? डिफ्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड कब? व्हेन वेव लेंथ ऑफ वेव, अगर साउंड तो साउंड वेव, अगर लाइट तो लाइट वेव, इज of the order is of the order of size of obstacle. यहां से फिर हम फैसल डिस्टेंस भी पढ़ते हैं, लेकिन मुझे वहां नहीं जाना. आप मेहरबानी इतना याद रखना है. डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व कब होता है? जब वेवलेंथ का समान हो जाए, यानी जब डायमेंशन ऑफ द ऑब्स्टेकल होगा इतने कि वेवलेंथ इतना कम होगा कि वेवलेंथ का भी तस्करा हो जाए, यानी हम कहें कि इसकी अच्छी खासी वेवलेंथ है, ताकि ये वेव बिहेवियर वहां दिखाए. ठीक है ना? डिफ्रैक्शन इज द वेव बिहेवियर. डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व्ड व्हेन वेवलेंथ ऑफ द वेव इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल. ज्यादा तफसीलात में मैं नहीं जाना चाहता हूँ इस टाइम, बिकॉज आपका बोर्ड का कोर्स फिर डिस्टर्ब हो जाएगा और जिससे आप बड़ी नाराज हो सकते हैं. एक्सप्लेन ब्रीफली सिंगल सेल डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट. देखो, सिंगल सेल डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट क्या किया गया था? यहां पे एक सिंगल स्लिट था. इस सिंगल साइड स्लिट का जो अपर्चर साइज था वो ए था, और यहां से लाइट आ रही थी, ये लाइट आ रही थी. इस लाइट की वेवलेंथ लैम्डा था, और यहां स्क्रीन है. लाइट क्या होती थी? वो खाली इस रीजन में महदूद नहीं रहती. अगर वो खाली इस रीजन में महदूद रहती तो वहां पे डिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, भी बेंड होता है. वो ऐसे, इसने ऐसे कोई पैटर्न बनाया था, ऐसे. इसको कहते हैं हम प्राइमरी मैक्सिमा. ये इनको हम कहते हैं सेकेंडरी मैक्सिमास, और इनको हम कहते हैं सेकेंडरी मिनिमास. फॉर एग्जाम्पल यहां से डिस्टेंस कैपिटल डी है. फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ओ है, यहां से कोई भी डिस्टेंस वाई ऑब्जर्व करोगे, ठीक है ना? और फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां तक मैं एंगल, मैं किसी भी पॉइंट ऑन द स्क्रीन का विद रेस्पेक्ट टू दिस लाइन, ये उसका एंगुलर पोजीशन है. ठीक है ना? तो इस केस में क्या है, जो हमारे पास प्राइमरी मैक्सिमा है, जो हमारे पास सेकेंडरी मैक्सिमा है, और जो हमारे पास सेकेंडरी मिनिमा है. प्राइमरी मैक्सिमम बनता था थीटा इज इक्वल 0 पे. थीटा इज इक्वल 0 मीन बिल्कुल यहां पर, यानी प्राइमरी मैक्सिमा का सेंटर यहां पर है, मीन थीटा इज इक्वल 0. सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए शर्त था कि साइन थीटा बराबर आता था ट्वाइस n - 1 लैम्डा बाई 2a. ये सेकेंडरी मैक्सिमास के लिए शर्त था. वियर याद रखिए आप लोग, n स्टार्ट होता है 2 से, 2 3 4, यानी पहला सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए n का वैल्यू 2 डालोगे, 2 to 4 - 1 वो बनेगा 3 लैम्डा बाई 2a. और सेकेंडरी मिनिमा के लिए शर्त है कि हमारा साइन थीटा बराबर आना चाहिए n लैम्डा बाई a, वियर n स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 so on. लेकिन अगर एंगल स्मॉल होगा, अगर एंगल स्मॉल होगा
फॉर स्मॉल थीटा, यहां पर भी फॉर स्मॉल थीटा। स्मॉल थीटा के लिए साइन थीटा के बजाय हम थीटा लिखेंगे, वो आएगा ट्वाइस n माइनस 1 लैम्डा बाई 2a, और यहां पर भी आएगा थीटा इज इक्वल n लैम्डा बाई a। एग्जाम्पल में दूंगा, जो मेरे पास फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा होगा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए जो थीटा का वैल्यू है वो है लैम्डा बाई। यानी अगर मैं यहां एंगल की बात करूंगा और ये एंगल की बात करूंगा, ये पहला सेकेंडरी मिनिमा है, ये दूसरा सेकेंडरी मिनिमा है, ये भी पहला ये भी दूसरा है, यहां पर थीटा का वैल्यू है लैम्डा बाई, ठीक है ना, और यहां पर भी लैम्डा बाई, और यहां प्लस और यहां माइनस, और जो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस है, देखो प्लस माइनस लैम्डा बाई ए और प्लस लैम्डा बाई ए, दैट डिस्टेंस इज ट्वाइस लैम्डा बाई ए, एंड दिस इज कॉल्ड एंगुलर विड्थ ऑफ प्राइमरी या सेंट्रल मैक्सिमा। यानी नोट किया जाए, जो मेरे पास एंगुलर विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमम होता है वो ट्वाइस लैम्डा बाई ए होता है। यानी यहां से लेकर यहां तक जो एंगल है, देखो ये पहला मिनिमम है और ये भी पहला मिनिमम है, पहले यहां मिनिमम और पहले यहां मिनिमम के बीच में हमारे पास क्या है, प्राइमरी मैक्सिमा, और प्राइमरी मैक्सिमम की जो यहां से लेकर यहां तक एंगुलर विड्थ है, एंगुलर मोटाई है, वो ट्वाइस लैम्डा बाई। तो यहां पर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो कि यहां पर मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, थोड़ा मैं लिखूंगा यहां पर, YDSC और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। YDSC होगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और वो हो गया सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। इनमें क्या फर्क है? पहले फर्क यहां पर है, फंडामेंटली देयर इज नो डिफरेंस, दे आर वन एंड द सेम। जब हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, तो जब एक स्लिट के थ्रू डिफ्रैक्शन हो जाएगा ना, YDSC में तो दो स्लिट्स है, वहां इंटरफेरेंस होता है, मगर दो स्लिट्स अलग अलग खुद डिफ्रैक्शन पैटर्न भी बनाएंगे, तो वहां फिर ओवरलैपिंग होता है। हमें उतने डिटेल में नहीं जाना है, तो आपके लिए एक दो बेसिक पॉइंट्स बोर्ड्स के लिए बताता हूँ, हो सकता है कभी आएगा बोर्ड्स वाले इस मिजाज के हो, कभी बता भी सकते हैं, राइट टू डिफरेंस बिटवीन YDSC एंड सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। यहां पर क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रेंड्स इज सेम। यानी और पहला ब्राइट या दूसरा ब्राइट या तीसरा ब्राइट, उनकी इंटेंसिटी इक्वल थी। लेकिन आप यहां देख रहे हो YDSC में जो प्राइमरी मैक्सिमम की इंटेंसिटी है वो ज्यादा है, और फिर इंटेंसिटी ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रही है। यहां पर क्या है, पहला पॉइंट, intensity of primary maxima is highest, and it decreases as we move away। जो ही आप सेकेंडरी से दूर जाते हो, जो फिर वो प्राइमरी से दूर जाते हो, सेकेंडरी मिनिमम मैक्सिमास की इंटेंसिटी ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रही है। यहां पे दूसरा पॉइंट, चाहे ब्राइट हो या डार्क हो, चाहे सेंट्रल ब्राइट हो या कोई और ब्राइट हो या डार्क हो, उनकी विड्थ सेम होती थी। हियर fringe width of all fringes are equal। लेकिन यहां पर अभी आपने देखा, जो सेंट्रल वाला है ना, वहां 2 लैम्डा बाई है, याद तक कर लो। देखो ये कितना है, लैम्डा बाई, ये कितना है, माइनस लैम्डा बाई, ये कितना आएगा, 2 लैम्डा बाई। अब देखो 2 लैम्डा बाई ए और लैम्डा बाई ए में कितनी फर्क है, 2 लैम्डा बाई ए और लैम्डा बाई ए में फर्क है लैम्डा बाई ए ही, बिकॉज ये लैम्डा बाई ए है, ये 2 लैम्डा बाई ए, डिफरेंस कितना है, 2 लैम्डा बाई ए माइनस लैम्डा बाई, दैट इज लैम्डा बाई ए। यहां डिफरेंस है 2 लैम्डा बाई, यानी इसकी विड्थ जो है, अप्रोप्रिएटली कहूं, एंगुलर विड्थ जो है
वो बाकी मैक्सिमा से डबल है, यानी यहां पर हियर intensity of primary maximum is double than other मैक्सिमास, जिनको सेकेंडरी मैक्सिमास कहते हैं, उनसे डबल इसकी। ये डिफरेंशिएट आप डिफरेंस लिख सकते हैं आप, ये दो बोर्ड आप लिख सकते हैं, आपको बराबर मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। सबसे पहला, इंटेंसिटी का रेशियो है 9:16, हमें निकालना है रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स एंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला मुझे देनी पड़ेगी जो अभी तक मैंने नहीं दिए, वो भी याद रखना। देखो याद रखना, इंटेंसिटी ऑफ वेव जो होता है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है I1 by I2 बराबर आएगा A1 by A2 मगर होल स्क्वायर। देखो इसका मतलब ये भी है, ये फॉर्मूला याद रखना। मुझे रेशियो किसका दिया है? इंटेंसिटी का। रेशियो किसका दिया है? इंटेंसिटी का। मुझे रेशियो किसका निकाला? एम्पलीट्यूड का। तो A1 by A2 जो आएगा ना, ये स्क्वायर तो यहाँ रूट बन जाएगा, वो आएगा रूट ऑफ I1 by I2, वो आएगा बराबर रूट ऑफ I1 by I2 इज 9/16 और 9/16 रूट होता है 3:4। सो 3:4 यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी 3 में। चलो पहला पार्ट निकला मुझे, रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स दैट इज अल्फा, और अल्फा का वैल्यू मुझे निकला कितना? रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स का नाम मैंने अल्फा रखा, तो अल्फा का वैल्यू मुझे निकला, ये अल्फा मैंने रखा है, अल्फा का नाम अल्फा नाम रखा था, 3:4 आया। अब आई मैक्स टू आई मिनिमम, याद रखो आप, आई मैक्सिमम इंटेंसिटी बाय मिनिमम इंटेंसिटी, यानी वाईडीएससी में या आपके इंटरफेरेंस पैटर्न में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जगह के सपोर्ट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी बनती है, और उसका वैल्यू भी निकाला था हमने I1 + I2 + ट्वाइस रूट ऑफ I1 I2 जब मैंने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पढ़ाया था। और वहां आता था I1 + I2 - ट्वाइस रूट ऑफ I1 I2, जिसको आई मिनिमम भी कहते थे, और वो वहां पे होता है जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाती है। इनके लिए फॉर्मूला क्या रखना आप? रूट ऑफ I1 by I2 + 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ I1 by I2 - 1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। या अगर एम्पलीट्यूड्स का रेशियो दिया है तो वहां यूज करो फॉर्मूला, रूट ऑफ I1 by I2 कितना आएगा? A1 by A2 फिर +1 डिवाइडेड बाय A1 by A2, इसके बदले फिर -1 होल स्क्वायर। देखो अब आप यहाँ पे अपनी फॉर्मूला आप यूज करोगे, यहाँ पे ये वाली फॉर्मूला यूज करोगे, यानी वो बराबर आएगा रूट ऑफ I1 by I2, मतलब इंटेंसिटी का रेशियो कितना है? 9:16, वो आएगा रूट ऑफ 9/16 + 1 डिवाइड रूट ऑफ 9/16 - 1 होल स्क्वायर। रूट ऑफ 9/16 हो गया 3/4 + 1 3/4 - 1 होल स्क्वायर, यह आएगा 7/4 और यह आएगा 3 - 4 दैट्स -1/4 होल स्क्वायर। 4 and 4 कैंसिल हुआ, वह 7 by -1 होल स्क्वायर, वह 49:1। ठीक है ना? तो हमारे पास आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम का रूट ऑफ I1 by I2 is 9/16, it's 3/4 + 1, it's 3/4 - 1, it is 7/4, it is 3 - 4 is -1/4, 4 cancel, 7 square, yeah, it is 49:1। 49:1 ये किसका था? रेशियो आई मैक्सिमम टू आई मिनिमम, जिसका नाम मैंने बीटा रखा था, यानी बीटा होना चाहिए रूट ऑफ 49:1। रूट ऑफ 49:1 कहीं यहाँ नहीं है, तो मैं एक जगह पे, अब हमें इसका आंसर कितना आया था? 3:4, तो यहाँ मैं ऑप्शन चेंज करूंगा, 3:4 के साथ जो बीटा का वैल्यू डालूंगा वो डालूंगा मैं 49:1, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन मिसप्रिंट हुआ है, तो मैं यही आंसर इसको लिखता हूँ। ठीक है ना? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईडीएससी में वेवलेंथ दिया है, सेपरेशन बिटवीन द सिलिंडर्स दिया है, सेपरेशन बिटवीन सिलिंडर्स एंड स्क्रीन दिया है, फ्रिंज विड्थ निकालना। अभी आपको मैंने बोला फ्रिंज विड्थ होता है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। लैम्डा है वेवलेंथ यूज्ड, कितना वेवलेंथ यूज्ड है? 600 नैनोमीटर, तो 10⁻⁹।
कैपिटल डी है डिस्टेंस बिटवीन सिल्क्स एंड स्क्रीन, वो कितना है 1 मीटर। स्मॉल डी है डिस्टेंस बिटवीन द टू सिल्क्स, वो कितना दिया है, कितना 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 दिया है 2 mm, 2 into 10 power -3। देखो -3 कट होगा, 2 1 2 3 होगा 300 into 10 power -6 होगा 3 into 10 power -4, 3 into 10 power -4। यहाँ पे अगर मैं इसको 0.3 लिखूंगा तो मुझे यहाँ 10 power -3 ही चढ़ाना पड़ेगा, इतना मैथ तो आपको आता है। होगा 0.3, मैंने सारे को SI यूनिट्स में डाला तो 0. ये आया 0.3 into 10 power -3 मीटर, तो 10 power -3 को मैं ऑब्जर्व करूंगा, होगा 0.3 millimeter. This is the answer to this question. Next, in YDA apparatus is taken from air to water. देखो फ्रिंज विड्थ किसके बराबर है, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। देखो मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इसको एयर से वाटर की तरफ लूं, एयर में मानो इसकी वेवलेंथ लाइट की लैम्डा नॉट है और वाटर में है लैम्डा इन वाटर। हमें पता है डेंसर मीडियम में जब आप जाते हो ना वेवलेंथ कम होती है, तो ये वाली वेवलेंथ इससे कम होगा। जब वेवलेंथ कम होगा इन वाटर, यानी मैं बताऊंगा इन वाटर लैम्डा क्या होगा कम, जब लैम्डा कम होगा फ्रिंज विड्थ कम होगी। जब फ्रिंज विड्थ कम होगी तो डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंज विड्थ इज डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज या टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज, वो डिस्टेंस कम हो जाएगी। जब वो डिस्टेंस कम हुई ना फ्रिंज क्लोज आएंगे, जब क्लोज आएंगे तो वो क्राउडेड बन जाएंगे, तो फ्रिंज बिकम क्राउडेड। एक ऑप्शन फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस, ये भी सही है, ये भी सही है, सो आई विल से इट्स सी, बिकॉज सी में लिखा है बोथ ए एंड बी। फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी बिकॉज लैम्डा कम हुआ, तो फ्रिंज विड्थ कम होने से फ्रिंज क्लोज बन जाएगा। नेक्स्ट, इन YDSC यंगस डबल सेक्शन में हमें क्या निकालना है, इंटरस्ट एट ए पॉइंट, हमें निकालना है इंटरस्ट किसी पॉइंट पे जहां पे पावर डिफरेंस कितना है लैम्डा बाई 4। तो यहां पर एक फॉर्मूला याद रखोगे, नोट, किसी भी पॉइंट पे जब इंटरस्ट होती है ना YDSC में, वो होता है आई मैक्स बन जाता है 4I0, याद रख लेना, आई मैक्स का वैल्यू आता है 4I0 जब सिल्स का विड्थ सेम होगा। चलो मैं लिखूंगा आई मैक्स, फिर आएगा cos स्क्वायर ऑफ पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये मेरे पास फॉर्मूला है। और अगर फेज डिफरेंस दी होगी तो I इज इक्वल टू आई मैक्स cos स्क्वायर ऑफ डेल्टा 5/2। इस सवाल ने पास डिफरेंस की बात की है तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। अगर फेज डिफरेंस की बात करता मैं डेल्टा 5/2 इसकी बात करता। अब यहां देखो आई आएगा बराबर आई मैक्स cos स्क्वायर ऑफ पाई बाई लैम्डा, डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है लैम्डा बाई 4 उस पॉइंट, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल, I इज इक्वल टू आई मैक्स cos ऑफ पाई बाई 4 कितना होता है cos ऑफ 45। देखो cos ऑफ पाई बाई 4, cos ऑफ 45 कितना होता है 1/√2, इसको चलेगा स्क्वायर, तो √2 स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आई आएगा बराबर आई मैक्सिमम by 2. This is the answer to this question, option number 2. Now the last question, in diffraction pattern due to single slit हमें निकालना एंगुलर विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमम। अभी मैंने कहा डिफ्रैक्शन में जो एंगुलर विड्थ ऑफ प्राइमरी या जिसको सेंट्रल भी कहते हैं प्राइमरी मैक्सिमम होता है, वो होता है ट्वाइस लैम्डा बाय 8। ट्वाइस लैम्डा इज द वेवलेंथ, हाउ मच वेवलेंथ इज 400 nanometer 10 power -9 by A is the aperture size. What is the aperture size? 1 mm, it's 1 into 10 power -3। देखो कट हो जाएगा -3, वो 2 into 4 ये 800 बन जाएगा into 10 power -6, दो कट हो जाएंगे 8 into 10 power -4। लिखने का तरीका ऐसा भी है, मैं इसको 8 into 10 power -4 क्या मिला 8 into 10 power -4 मिला। आंसर मैंने सारी चीजों को ऐसा यूनिट में डाला है, तो 8 into 10 power -4 रेडियन, दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इज देयर एनी गड़बड़? तो इट्स 800 into 10 power minus, सो इट्स 8 into 10 power -4, ठीक है, उसको मैं लिख भी सकता हूं ऐसे 0.
4 जीरो मुझे यहां लेने पड़ेंगे, तो 0.008, यस, तो 0.008 radian is the answer to this question. Is there any 0.008? No option. 0.008 कहीं है नहीं, इट इज नन। अब जब वो कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ भी हुआ होगा, आप देख सकते हैं छोटी छोटी बात है, कोई खतरनाक क्वेश्चन है नहीं। तो दिस मार्क इज द एंड ऑफ योर वे ऑफ टिक्स। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे वाले चैप्टर डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।